नमस्ते दोस्तों, क्रे मूवी में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जहां पर हम मुंबई को देख पाते हैं और इस वक्त कहानी का मेन लीड कैरेक्टर यानी कि दुलकर भास्कर रनिंग करते हुए अपनी कहानी सुनाता है कि जितना आसान दिखता है ये जीवन उतना है नहीं, मुसीबत तो आए दिन आते ही रहती है। तभी हम देखते हैं कुछ सीबीआई ऑफिसर आकर उसे ले जाते हैं उसी के बैंक में जहाँ पर वह जॉब करता है। वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एक कर्मचारी के अकाउंट में 100 करोड़ की बड़ी राशि होती है। फिर यहाँ से कहानी कुछ साल पहले जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि भास्कर की जिंदगी कितनी आम थी। वह अपना काम जिम्मेदारी से करता है। बैंक में जो मेन काम होते हैं, जैसे नोटों को संभालना, बड़े नोटों को लाना, अकाउंट मैनेज करना, लोगों को पैसे देना, हिसाब किताब करके सारे लेजर को मैनेज करना ताकि अकाउंट में गड़बड़ी न हो। कहने को तो असिस्टेंट जीएम और सीनियर जीएम इन दोनों के कंधों पर बैंक की जिम्मेदारी थी, पर फिर भी सारा काम भास्कर ही किया करता था। यहाँ पर उसका दोस्त भी दिखाया जाता है जिसका नाम प्रहलाद होता है, जो कि 10th तक उसके साथ ही पढ़ता था, मगर फेल हो जाने के कारण अभी इसी बैंक में वह प्यून की नौकरी कर रहा होता है। भास्कर गरीब था, इसलिए साइड बिजनेस के लिए भास्कर लोगों की मदद कर दिया करता था और उनसे मदद के बदले कुछ पैसे लेता था। इसी पर एंथनी नाम का एक शख्स वहां आता है और कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए की लोन की जरूरत है, अगर आप मेरी मदद कर दे तो मैं इसके बदले आपको 10% ब्याज भी दूंगा। लोन दिलाना मुश्किल था, इसलिए भास्कर उसे मना कर देता है। इसके बाद काम से लौटने के बाद हम उसकी फैमिली को भी देख पाते हैं। उसकी माँ तो नहीं होती और पिताजी थे, वह बोलना छोड़ देते हैं और वह पेशे से एक अकाउंटेंट थे। उसकी पत्नी सुमति को देखते हैं, उनका एक छोटा सा बेटा होता है। एक दिन वह अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने भाई के यहाँ बर्थडे पार्टी पर जाता है। सुमति की मौत सुमति से कहती है कि तो क्यों इस भास्कर के पीछे पड़ी है, वह एक गरीब इंसान है, हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, तू अभी बूढ़ी नहीं हुई है। फिर सुमति कहती है, माँ आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उसकी भाई की पत्नी इतनी ज्यादा गंदी थी, छोटा बच्चा जो हाथ में केक का पीस लेकर खा रहा था उसे भी वह गिरा देती है और सुमति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति और बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। भास्कर अपनी फैमिली को एक रेडी पर वड़ा पाव खिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन 3 वड़ा पाव के पैसे तक नहीं थे। होटल वाला तरस खाकर उसे 2 की जगह 3 वड़ा पाव दे देता है। जहां ईमानदारी के चलते भास्कर के पास अपने परिवार को वड़ा पाव खिलाने तक के पैसे नहीं थे, वहीं वह दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था अपने प्रमोशन का। प्रमोशन की बातचीत आएगी तो उसका नाम सबसे पहले होगा। अगले दिन एंथनी उसके पास फिर से आता है कि सर देखिए, मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है, मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगा, मेरे पास एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जो कि मलेशिया और मॉरिशस जगह की ब्रांडेड टीवी को एशिया में शिप करने वाला है। भास्कर उसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन उसकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए इसलिए उसे मना कर देता है। और उसी दिन जैसे ही बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी और को उसके जगह प्रमोशन दे दिया गया है। उसे लग रहा था कि जीएम सर भी बंगाली है, जिसे प्रमोशन मिला वह भी बंगाली है, तो उसे प्रमोशन दे दिया होगा। और वह जीएम से झगड़ा करने लग जाता है। जीएम उसे जॉब से निकलने की बात कर रहे होते हैं, तभी बाकी के साथी आते हैं और जीएम सर को समझाते हैं ये भावुक हो गया है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज है इसके ऊपर, तब वो भास्कर को माफ़ कर देते हैं। भास्कर बाथरूम जाता है, अपना मूड ठीक करके वापस अपने जगह जाकर बैठ जाता है और आम दिनों की तरह काम करने लगता है। लोगों को देखकर यह हैरानी होती है, कोई इंसान इतना ज़्यादा सहनशील कैसे हो सकता है। मगर भास्कर ने ऑलरेडी प्लान कर लिया था और एंथनी को बुलाकर कहता है कि आपको 2 लाख की ज़रूरत थी ना, ये रहे 2 लाख, मगर इसके बदले मुझे 10% नहीं 20% ब्याज चाहिए, 10 मेरा और 10 प्रहलाद का, और आपके पास 2 घंटे का समय है। एंथनी जल्दी से ट्रांसपोर्ट की ओर जाता है और कस्टम ऑफिसर को पैसे देकर जितना भी ऑर्डर था उसे ले लेता है। रात को ये तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। पैसों को देखकर कहीं ना कहीं भास्कर के मन में लालच आ जाता है। अब वह इसको अपना बिजनेस ही बना लेता है, जहां पर वह हर बार बैंक के नोटों का घपला करके एंथनी से ट्रांसपोर्ट का माल छुड़वाने में हेल्प करता रहता है। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता ही जाता है। इसी मुनाफे के साथ वह एक दिन जोरदार पार्टी रखता है अपने बच्चे के बर्थडे के दिन। उस पार्टी में उसके ऑफिस के कलीग, गली मोहल्ले के दोस्त और भास्कर का पूरा परिवार भी आया था। किसी बीच एंथनी उसे एक और लास्ट डील के बारे में बताता है, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कार आने वाली थी फ्रॉम दुबई। अब यहाँ पर उसे 10 लाख रुपयों की जरूरत थी। 10 लाख रुपए उस समय में बहुत बड़ी रकम होती थी। प्रहलाद का तो कहना था कि इस काम को भी कर ही लेते हैं, मगर भास्कर जानता था कि लालच बुरी बला है और इसी वजह से एंथनी को इस काम के लिए मना कर देता है। जब पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने बेटे के पास आता है और कहता है तुम्हें पसंद आई ये पार्टी। उसके बेटे की आंखों में आंसू थे और कहता है कि पापा, जब भी मैं अपने दोस्तों के बर्थडे पर जाया करता था तो लोग कहते थे आ गया फोकट का केक खाने के लिए, मगर आज जब मैं उन्हें बर्थडे पर केक खिलाया तो सबके मुंह बंद हो गए। पापा मैं बहुत खुश हूँ।
अगले दिन वह 10 लाख का जुगाड़ करने के लिए बैंक में जाता है और इंतजार करता है कि सारे लोग बैंक से चले जाए। मगर इस दिन काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगती है, लेकिन वो 10 लाख रुपए निकाल ही लेता है। और वह एंथनी के पास जाता है, मगर एंथनी को एक बुरी खबर आती है और वह बताता है कि जो डीलर मुझे इन कारों की डील करने वाला था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब भास्कर बड़ी मुसीबत में आ जाता है। अब बैंक भी बंद हो चुका था, अब वह इतने पैसों को घर ले जाकर क्या करेगा। मगर भास्कर दिमाग चलाता है और कहता है कि हम किसी और डीलर से संपर्क करते हैं, और एंथनी गोवा के डीलर से संपर्क करता है, लेकिन उसको गाड़ी आज रात ही चाहिए था। तो ये लोग प्लानिंग बनाकर निकल जाते हैं मुंबई से गोवा की ओर, वह भी 3 इंपोर्टेड कार के साथ। रास्ते में एक पुलिस उन्हें रुकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब यहाँ भास्कर जुगाड़ करके यहाँ से निकल जाता है। भिखारी को नेता बनाकर वहाँ के पुलिस वालों से बचकर निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग गोवा पहुँचते हैं तो उनके डीलर के थ्रू इन्हें 2 लाख के 10 लाख मिल जाते हैं। अब इस मुनाफे के साथ में हर कोई अपनी लाइफ में सेट हो चुका था। अब एंथनी भी अमेरिका निकल जाता है, अपने बेटे के बिजनेस में पैसा लगाकर वही सेटल होना चाहता था। अब भास्कर के पास 6 लाख रुपए पड़े थे, मगर भाई को अमेरिका पढ़ाने भेजने के लिए वह 6 लाख की फीस भर देता है। फिर कुछ दिन और निकलते हैं और यहाँ पर भास्कर की ईमानदारी देख करके बैंक के ओनर मिस्टर राजवीर सिंह उसे एक अच्छी पोस्ट ऑफर कर देते हैं। उसकी सैलरी भी 20% से इंक्रीज जाती है और यहाँ पर उसे दिमाग आता है कि क्यों ना इस पोस्ट का सही फायदा उठाया जाए। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पूछ रहा था कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास आई कैसे। अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जिस बैंक में भास्कर काम किया करता था, जिसका नाम था मगधा बैंक। दूसरी बैंक को ये लोग लोन दिया करते थे, उस बैंक का नाम था कटारी बैंक। यहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन हर्षा मेहरा बैंक टू बैंक लोन दिया करते थे और इनको लेने देने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसे कि बीआर कहा जाता है, यानी कि बैंक रिसीप्ट कहा जाता है। अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा लोन बढ़ते जाता है। यहाँ पर मगधा बैंक का फ़ायदा भी होता था, क्योंकि हर्षा मेहरा बहुत अच्छा खासा कमीशन मगधा बैंक को दिया करता था। बैंक के ऊपर के लोग हर्षा मेहरा के अकाउंट में लोन दे दिया करते थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं भास्कर को गलत नज़र आती है और वह पूरी तरीक़ा से उनकी छानबीन करने लगता है और फिर सीधा पहुँच जाता है कटारी बैंक और उन्हें ये बताने लगता है कि कर आजकल जो आप बीआर इशू कर रहे हैं उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मुझे पहले भी जितने ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी रिपोर्ट चाहिए, और हर्षा मेहरा का खाता जो आपके बैंक में उसका स्टेटमेंट भी चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मैनेजर्स थे वह ऑलरेडी बिके हुए थे, वह बैंक स्टेटमेंट देने से मना कर देते हैं। भास्कर को समझ आ चुका था कि ये लोग अच्छा मोटा कमीशन उठा रहे हैं हर्षा के थ्रू। अब भास्कर को एक आइडिया आ जाता है कि उसे 2 नंबर की काम को 3 नंबर में बदलने के लिए जो मोटे मोटे बीआर वो मगधा बैंक के थ्रू कटारी बैंक को फॉरवर्ड किया करता था, उसके बदले जो उसे कमीशन मिला करता था उसको वह 1 नंबर में करवाने के लिए वह एक लकी ड्रॉ खुलवाता है। अपनी वाइफ का एक इंटरनेशनल बिजनेस खुलवा देता है सुमति होम कुकिंग के नाम से। यहाँ से उसका सारा का सारा ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट होता जाता है। एक बार वह अपनी बहन की शादी के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, लेकिन वहाँ के सेल्समैन होते हैं वो उनके कपड़े देखकर उसे कुछ भाव नहीं देते, तो भास्कर को गुस्सा आ जाता है। फिर सबसे पहले वह जाता है और वह एक कार खरीदता है, फिर जाकर के बहुत सारे महंगे कपड़े लेता है और फिर वही ज्वेलरी शॉप में जाता है और वह सबसे महंगे वाले डायमंड के सेट्स को पूरी की पूरी खरीद लेता है। सेल्समैन को लग रहा था कि 2 ग्राम का सोना भी नहीं खरीद पाएगा, पूरी शॉप में क्या देख रहा है, मगर अब उसकी बोलती बंद हो चुकी थी और पहले जहां दुकानदार बैंक चेक लेने से मना कर रहे थे वह भी चेक ले लेते हैं। भास्कर की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही थी, मोहल्ले में जिसका कर्ज था वह सब छूट चुका था। भास्कर को घमंड आ जाता है, जैसे कि लोगों से गुस्से से बात करना, अपनी वाइफ को टाइम ना देना, और अब तो इन बातों से सुमति को भी बुरा लगने लगता है। अब भास्कर अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करता है। एक दिन उसकी बैंक में कटारी बैंक का मैनेजर उसके पास आता है और कहते हैं कि मेरे पास लॉकर्स खत्म हो चुके हैं, मेरी वाइफ का एक लॉकर खुलवाना था, लॉकर में कुछ सामान रखना था, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके बैंक में रखवा दूं। बातों ही बातों में जब वह बीआर को देखता है तो मेरे बैंक में कभी साइन ही नहीं किए गए, यानी कि कटारी बैंक और मगधा बैंक के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है वह फेक है। ये देखकर तो दोनों की हालत पतली हो जाती है, सर से पसीना टपकने लग जाता है। मैनेजर का तो हार्ट बीट तेज हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसकी मौत हो जाती है। अब भास्कर ने डिसाइड कर लिया था कि हर्षा मेहरा को एक भी लोन नहीं पास करेगा और जो पुराना अकाउंट चल रहा है उसे सबसे पहले हर्षा क्लियर करेगा और बाद में सोचा जाएगा कि उसे और पैसे देना है कि नहीं, क्योंकि हर्षा मेहरा अपनी जेब की नहीं बल्कि बैंक्स के पैसों को घुमा करके शेयर मार्केट में लगाया करता था। यहाँ पर जो भास्कर की लाइफ थी वह धीरे धीरे करके क्रिटिकल होती जा रही थी। पहली चीज़ तो उसकी वाइफ ने उसका साथ छोड़ दिया था, घर पर अब उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा था।
ऊपर से हर्षा का लोन पास न करने से बैंक के ऊपर के लोगों से उस पर प्रेशर आता रहता था और 100 करोड़ का अमाउंट पेंडिंग पड़ा था और सेटल नहीं हुआ था। अब एक दिन जीएम सर उसे ऑफिस में बुलाकर कहते हैं कि तुम हर्षा का लोन पास क्यों नहीं कर रहे हो, वह तो हमारा पुराना क्लाइंट है, ऊपर से करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता ही रहता है, उनसे हमारे अच्छे संबंध बने हुए हैं, आखिर लोन क्लियर करने में दिक्कत क्या आ रही है। जिस पर भास्कर का कहना था कि सर अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऊपर से जो बीआर कर्ज वगैरह कटारी बैंक के थे उसे जब क्रॉस चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि हमने बीआर कभी साइन किए ही नहीं गए कि फेक बीआर का अमाउंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो मैं अभी के अभी रिज़ाइन देता हूँ, आप साइन कर दीजिए और जो अमाउंट मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए। भास्कर जानता था कि अब मुसीबत की घड़ी आ चुकी है और वह जेब में ही अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर घूम रहा था और तभी वह बैंक में सभी लोगों के सामने रेजिग्नेशन दे देता है और कहता है कि आज से मेरा इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कर दिया काम जितना मुझे करना था। कहानी अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और हम उन्हीं ऑफिसर्स को देखते हैं जो भास्कर से ही कह रहे थे कि तुम्हारे अकाउंट में अभी 100 करोड़ पड़े हुए हैं जो कि तुमने खुद ने कमाए हैं सट्टेबाजारी में या फिर ब्लैक का वाइट करके। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें अंदर डाल सकता हूँ कि तुमने कैसे सभी फ्रॉड किए, मेरे पास इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस फ्रॉड से बचा सकता हूँ। 100 करोड़ का अमाउंट तुम्हारे खाते में दिखा रहा है, अगर तुम इसे बैंक में डाल करके हर्षा मेहरा की अकाउंट में 100 करोड़ के साथ इक्वल कर दो तो ये केस रफा दफा हो सकता है। अब यहाँ पर 100 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा होता है जो भास्कर 3 सालों से इतना मेहनत करके कमाया था, लेकिन अगर 100 करोड़ अपने खाते से बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करता तो आरबीआई इन्वेस्टिगेशन में बैंक पर तो सील लगाती ही लगती और कई सारे लोग जो कि जेल की हवा खाते और पूरा शेयर मार्केट हिल जाता। बहुत सारे लोगों के पैसे दाव पर लगे थे, वह रास्ते पर आ जाते और भास्कर 100 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है और हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर कहानी का मोड़ आता है क्योंकि उनके बैंक के अकाउंट 100 करोड़ से इक्वल हो चुके थे, लेकिन जो 100 करोड़ का चेक उन्हें मिला था जब उसका खाता चेक किया जाता है तो उसमें पैसे मिलते ही नहीं, हालांकि कंप्यूटर में तो दिखा रहा था, लेकिन उस वक्त के कंप्यूटर इतने स्लो हुआ करते थे कि एक एक महीने के अंदर स्टेटमेंट शो किया करते थे। हर दिन का क्या स्टेटमेंट होता था वह शो नहीं होता था, वह सिर्फ बैंक के लेजर में ही होता था और महीने पूरे होने में अभी 2 दिन बाकी थे। इन्हीं 2 दिनों में भास्कर ने अपना लकी गेम खेल लिया था। उसने यूएस में बैठे अपने भाई को एक आलीशान होटल खरीदनी है बोलता है, अपने खास दोस्त एंथनी को कॉल करके वीजा और पासपोर्ट का भी जुगाड़ करवा लिया और फिर होटल का नाम भास्कर रखकर पूरा बिजनेस सेट कर लिया। इस काम में जिन्होंने की हेल्प की वह थे उनके फादर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अब मूवी के एंड में हर्षा द्वारा लिया गया लोन उस पर पड़ जाता है भारी और उसको हो जाता है जेल और उसी ओर भास्कर ने अपनी फैमिली को सेट कर लिया था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।